Good morning, student. Today we will start BCom part first EAFM पेपर सेकंड। आज का अपना टॉपिक है वो है इंडिया इज रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल। भारत में संपन्नता है परंतु यहाँ के जो लोग हैं वो निर्धन हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मैंने दो पार्ट क्रिएट किए हैं। लास्ट क्लास में इंडिया इज ए रिच कंट्री, इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन सी में बड़ा टॉपिक रहेगा ये पैराग्राफ में, तो उसको अपने को इसमें क्या बताना है, क्या टॉपिक इसमें थ्योरी में क्या लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए, अपने को ए पॉइंट बनाना है इंडिया इज ए रिच कंट्री, और इसमें सब पॉइंट काफ़ी लिखने हैं। लास्ट क्लास आप देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल, निर्धन लोग निवास करते हैं। तो कल हमने इंडिया की विशेषता बताई थी कि हमारे पास क्या सोर्स है, वो विशेषता बताई थी। आज हम क्या बताएंगे, कमियां बताएंगे कि हमारे देश में किस प्रकार की कमी नागरिकों को देखने को मिलती है, या किस प्रकार की कमियां हैं जिसके कारण गरीबी व्याप्त है, फैली हुई है। ठीक है, तो कल ये टॉपिक था और आज ये टॉपिक रहेगा। इसके साथ ही टॉपिक रहेगा कि इस समस्याओं को किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, वो भी पॉइंट अपन साथ में लेंगे। क्योंकि थ्योरी का पेपर है, इसलिए एक पॉइंट को डिटेल से हम बात करने लगते हैं तो ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। मेरा टारगेट था कि कल मैं ये दोनों पॉइंट ए और बी कंप्लीट करके ये टॉपिक करें, बट ए पॉइंट ही था, कल कंप्लीट हो पाया। आज हम ये बी पॉइंट इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल ये करेंगे कंप्लीट। इसके बाद इसके सजेशन देंगे, सुझाव देंगे कि इस प्रकार की समस्या को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमने लास्ट की क्लास की उसमें इंडिया इज ए रिच कंट्री, इसमें हमने इंडिया की विशेषता बताई। क्या बताया, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताया कि ज्योग्राफिकल लोकेशन। थोड़ा मैं क्या करता हूँ, जैसे ही क्लास नहीं स्टार्ट करता हूँ, लास्ट क्लास का कुछ रिपीट, जिससे कि जो बच्चा देखे कि ये टॉपिक क्या चल रहा है, लास्ट क्लास उसने अटेंड नहीं की ना, तो उसको थोड़ा बहुत ध्यान रहे। वैसे अपने को प्रत्येक क्लास को अटेंड करना है, तो सीक्वेंस से आप उसमें नोट्स तैयार करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि 2 दिन आपने क्लासेस देखी नहीं और उसके बाद आज स्टार्ट किए। ये तो वैसे भी थ्योरी का है तो फिर भी समझ में आ जाता है, अकाउंट्स का यदि टॉपिक हो तो समझ में नहीं आता, इसलिए प्रत्येक क्लास आप अटेंड किया। तो लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक था उसमें हमने बात की थी भारत की अनुकूल भौगोलिक स्थिति है जिससे एग्रीकल्चर वर्क बहुत ही अच्छा किया जाता है, ये बताया था हमने कि ज्योग्राफिकल लोकेशन है बहुत ही सूटेबल है। ठीक है, भारत की कृषि के लिए। इसके बाद मैंने विस्तृत एरिया के बारे में बताया कि यहाँ वास्ट एरिया है, फैला हुआ एरिया है, तो इसमें भी सब अपने को बताना है। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, पूरे विश्व में किस पोजीशन पर है, ये सभी बातें मैंने को इसमें बतानी है। इसके बाद मैंने बात की आपसे वो विस्तृत उपजाऊ मैदान, फर्टाइल ग्राउंड्स के बारे में हमने बात की कि हमारे यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों के किनारे पर बहुत बड़ा फैला हुआ मैदान है। मैदानी भूमि पर काफ़ी अधिक उपजाऊ फसलें की जाती है, जो कि अपने आर्थिक इकोनॉमी को तो बढ़ाती है, साथ में हम विदेशी व्यापार पर भी काफ़ी उसका अहम रोल है। तो ये सभी बात हमने की। फिर अपार जल स्रोत के बारे में बात की कि हमारे पास अपार जल स्रोत है, वास्ट वाटर रिसोर्सेज के बारे में। फिर वास्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जंगल प्रचुर मात्रा में है, इसके बारे में हमने बात की। इसके बाद हमने विपुल खनिज भंडारों के बारे में बात की कि अभ्रक, कुछ ऐसे लोहे भंडार, अभ्रक का भंडार, ये काफ़ी ऐसे हैं जो हम पूरे विश्व में काफ़ी उसके महत्व रखते हैं। इसके बाद हमने रिसोर्सेज ऑफ पावर के बारे में बात की, जैसे कोल है इसके बारे में। ठीक है, और सूटेबल सरफेस के बारे में बात की। इतने ही पॉइंट कंप्लीट हुए थे। इसके बाद हम इसमें 2-5 या 2-3 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट।
इसमें आप बता सकते हो विविधीकरण अनुकूल जलवायु आप बता सकते हो। तो आपने डिफरेंट फेवरेबल क्लाइमेट बता सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट ही इसमें एक दो पॉइंट और लिखना है स्टूडेंट, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लिख देना डिफरेंट फेवरेबल क्लाइमेट, विविधतापूर्ण अनुकूल जलवायु। तो हमारे यहाँ जलवायु है वो आप देखते हो, सर्दी है, गर्मी है, बारिश का मौसम है, तो अलग अलग क्लाइमेट अपने को देखने को मिलता है। जहाँ पर वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या पोल्यूशन अधिक होता है वहाँ पर एक ही क्लाइमेट रह जाता है। तो इससे सीजनेबल जो प्रोडक्शन है, जो उपजाऊ है, जो हमें प्राकृतिक वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बट अपने भारत में ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो अनुकूल जलवायु अपने को मिलती है, अनुकूल क्लाइमेट अपने को देखने को मिलता है, जिससे देश को फायदा होता है, नागरिकों को फायदा होता है। ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट आप लिखोगे वास्ट मैन पावर, विशाल मानव शक्ति। विशाल मानव शक्ति युद्ध बहुत बड़ा है, तो विशाल मानव शक्ति में आप ये बता सकते हो कि जनसंख्या के मामले में हम पूरे विश्व में सेकंड पोजीशन पर है। चीन के बाद नंबर अपना है। 2011 की हम आंकड़ा बताएं तो 121 करोड़ लमसम के बराबर अपनी जनसंख्या बताई है। वो 129 तक अब आपको पता है दशक की जनसंख्या होती है, 10 साल में एक बार काउंटिंग है, ये सभी का आपको पता है। तो 121 करोड़ वाला मतलब पूरे विश्व में हमारी जनसंख्या है, वो जनसंख्या के मामले में हम 2 नंबर पर आते हैं। तो ये विशाल मानव शक्ति का अपने पास है, ये भी हमारे देश की एक विशेषता है कि विशाल मानव शक्ति है बहुत। तो जो मानव शक्ति विशाल है, यहाँ युवाओं का देश माना जाता है इंडिया। ठीक है, तो देखिए यदि विशाल मानव शक्ति होती है तो देश के योगदान में काफी अधिक योगदान देती है। तो अपने यहाँ युवाओं का देश है, इसलिए और भी अधिक ये गौरव की बात है कि यहाँ मानव शक्ति है। तो देखिए मानव शक्ति में अपने को ये बताना है कि यहाँ युवाओं का देश है, इसलिए वो अपने जीडीपी में, देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में अपना बहुत अधिक योगदान देते हैं। तो जिससे देश को फायदा मिलता है, देश का नाम रोशन होता है, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। ये सभी बातें इसमें बतानी है। विशाल मानव संपदा, ठीक है। इसके बाद बताओगे आप पशु संपदा, लिव स्टॉक। पशुधन की हम बात करें तो हम विश्व में प्रथम स्थान पर रहते हैं। हमारे यहाँ 38.5 करोड़ एनिमल्स है। तो पशु संपदा में भी हम कम नहीं हैं, उसमें भी हमारे पास पूरे विश्व में अधिक है। ठीक है, आंकड़ा ये अधिक बता रहा है, पूरे विश्व में प्रथम है हम लिविंग स्टॉक के में। ठीक है, जो अपने वातावरण को संतुलित रखने में अपनी सहायता करते हैं। ठीक है, और डेयरी डेवलपमेंट है इनमें, तो ये भी अपने एक वातावरण का ही एक अंग है और इसमें भी हम प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है, इसके बाद टेक्निक नॉलेज, तकनीकी ज्ञान। टेक्निक नॉलेज की हम बात करें तो हम विश्व में 3rd या 4th पोजीशन में है टेक्निक नॉलेज के बाद। टेक्निक नॉलेज हमारे पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरी नहीं है, बट टेक्नोलॉजी के मामले में, नॉलेज के मामले में हमारे यहाँ के युवा काफ़ी अधिक एडवांस है और टेक्निक के मामले में हम पूरे विश्व में 4th या 3rd पोजीशन पर हैं। परंतु जो डेवलप कंट्रियाँ हैं, विकसित देश है, वहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्टों पर बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, ये भारतीय मूल के ही आप देखते हो मिलते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में, नॉलेज के मामले में हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारे यहाँ मूल के, हमारे ही नागरिक अपने ही मूल के बड़े बड़े पावरफुल कंपनियों में, पावरफुल कंट्रियों में बड़ी बड़ी पोस्टों पर वो वहाँ अपॉइंट है। इससे देश का गौरव बढ़ता है। ठीक है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इनमें बड़ी जो पोस्टें होती हैं उन पर भी अपने इंडिया के लोग अपनी नॉलेज लेवल होते पर वहाँ पर बड़ी पोस्टों पर है। ठीक है, अमेरिका ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, जापान ले लीजिए, सभी में
आपको, वो चाहे डॉक्टर हो, वो प्रबंधकीय हो, वो राजनेता हो, हर फील्ड में हमारे नॉलेज वाले बंदे वहाँ आपको मिलेंगे। इससे देश का गौरव और बढ़ता है कि ये जो ऑफिसर है, ये नेता है, ये इंजीनियर है, ये वकील है, ये पूरे विश्व में जिसका नाम फैलता है। तो ये नॉलेज के मामले में, टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, मेडिकल का नॉलेज हो, हर तरीके की नॉलेज रखने में भी काफ़ी अधिक एडवांस है। तो ये स्टूडेंट अपने को इस कंट्री के बारे में, संपन्न धनी राष्ट्र के बारे में अपने को बताना है। ठीक है, नॉलेज के मामले में हम उद्योगपतियों की बात करें तो आप देखते हुए अपने ही कस्बे में से एनएन मित्तल, जो पूरे विश्व में सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग माइंड्स के व्यक्ति पूरे विश्व में अपना नाम, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सभी बातें इसमें बतानी है स्टूडेंट कि भारत एक समृद्ध या धनी राष्ट्र है, इंडिया इज रिच कंट्री। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनहेरिटेड बाय द पुअर पीपुल। अब अपने को क्या बताना है? अब स्टूडेंट अपने को ये बताना है कि कमियां क्या है, देश का विकास होते हुए भी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, गरीबी क्यों व्याप्त है, बेरोजगारी क्यों व्याप्त है, पर कैपिटा इनकम डाउन क्यों है, सेविंग डाउन क्यों है, वह आधारभूत संरचनाओं का विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये सभी समस्याएं क्यों है? जब आप देश का, आप कह लो कि संपन्न है, धनी है, तो इसकी समस्या क्या है कि यहाँ के लोग, पॉवर्टी लाइन बहुत बढ़ती जा रही है, ये समस्याएं क्या है, गरीबी फैलती जा रही है, बेरोजगारी फैलती जा रही है, ये समस्याएं किस प्रकार की है, ये उसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये समस्याएं अपने को देखने को मिलती है। तो अब हम पॉइंट पर बात करते हैं स्टूडेंट अपने बी पॉइंट पर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ लिखी है। लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, लो स्टैंडर्ड लिविंग, वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉइंट्स है। कितने भी पॉइंट्स अपन उस जो थ्योरी में ये रहता है स्टूडेंट कि मैंने ये 2, 5, 7 पॉइंट लिखे हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे मैं 10 बच्चे क्लास में बैठे हैं, मैं आपको कहूँ कि भी आप प्रॉब्लम बताइए, तो 10 बच्चों के ये नहीं कि करेक्ट लिखेंगे, 10 पॉइंट ही है वही लिखेंगे, या 5 पॉइंट है वही लिखेंगे। सभी बच्चे अपने माइंड से लिखेंगे और उनमें अंतर आएगा। ठीक है, देखिए अकाउंट्स में उनमें काफ़ी अंतर है। अकाउंट्स में तो करेक्ट लिखना है, पर 10 क्यों, 10,000 स्टूडेंट है तो भी आंसर वही आना है। ठीक है, और इसमें सभी अपने माइंड के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट हम बात करते हैं लो लेवल ऑफ पर कैपिटल इनकम। तो अब अपना प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम के मामले में हम निम्न स्तर पर है। पर कैपिटा इनकम है ये, पर कैपिटा इनकम के मामले में हम निम्न स्तर पर। इसका कारण क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है? आपके देश की टोटल इनकम डिवाइड में टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन है, इसमें भी देखिए स्टूडेंट पॉपुलेशन भी 2 प्रकार की है, वर्किंग पॉपुलेशन, नॉन वर्किंग। तो आपके यदि नॉन वर्किंग पॉपुलेशन अधिक है तो वर्किंग कम है, तो पर कैपिटा इनकम आपकी इनकम, आपके देश का डेवलपमेंट हो रहा है, टोटल इनकम बहुत अधिक है। लास्ट ईयर से हम कंपेयर करेंगे तो टोटल इनकम है इंक्रीज ट्रेंड लिए रहेगी, बट उससे जितना इंक्रीज है उससे अधिक इंक्रीज होती है पॉपुलेशन परसेंटेज। तो पॉपुलेशन उससे कहीं अधिक इंक्रीज हुई है, इसलिए पर कैपिटा इनकम डेवलपमेंट होते हुए भी क्या है, डाउन चली जाती है। ये एक सोचने वाला पॉइंट है कि भी हमारा डेवलपमेंट देखें तो एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष वो क्या है, इंक्रीज ट्रेंड का है, बट जनसंख्या की जो परसेंटेज है इंक्रीज वो डेवलपमेंट से कहीं अधिक है, इसलिए पर कैपिटा इनकम हमारी अन्य देशों से काफी निम्न है। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पर कैपिटा इनकम, या लास्ट क्लास में कि अमेरिका से इनसे हम कंपेयर करें ना तो हमारा लेवल बहुत ही कम है। डेवलप कंट्री से हम बात करें तो हम इसका कितना पार्ट है, कितना परसेंट है, 1.37%, मतलब बहुत ही निम्न स्तर पर है। तो इसलिए एक तो ये है निर्धन लोग निवास करते हैं क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। ठीक है, और ये जो पर कैपिटा इनकम स्टूडेंट आती है ये भी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। ठीक है, आप ये समझ लो जैसे कन्वर्ट करके मैं कहूँ कि 80,000 लमसम
पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति पर मंथ है, तो ये आप आज समझ लेना कि प्रत्येक व्यक्ति 80,000 रुपये ही अर्न करता है। ये एक एवरेज है, ठीक है। तो इसमें असमानता काफ़ी देखने को मिलती है, बट ये पर कैपिटा इनकम है, ये दूसरी कंट्रियों से कंपेयर करते हैं तो ये भी काफ़ी निम्न स्तर है, और इसी कारण यहाँ गरीबी व्याप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर में आपको ये बताना है कि आय के साधन बहुत ही कम है, इसलिए अर्निंग सोर्स नहीं है, इसलिए उनके पास उद्योग काम नहीं है, तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, खाने पीने की जो आवश्यक एट्रीब्यूट्स है वो भी वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अर्निंग के कोई सोर्स नहीं है, इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कैसे होगा, लिविंग स्टैंडर्ड हम देखते हैं डिक्रीज ही मिलता है। दूसरे कंपेयर देशों से हम करते हैं, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड और अपना लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। नॉर्वे का नंबर 1 है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो अपने जो पोजीशन थी लिविंग स्टैंडर्ड में जो सर्वे किया उसमें काफ़ी डाउन थी। लिविंग स्टैंडर्ड की हम बात करें, जीवन प्रत्याय दर ये एक होती है, मतलब मनुष्य कितना जीना चाहता है, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। तो लिविंग जो प्रत्याय दर है उसको जो अधिक सुविधा मिलेगी तो अधिक प्रत्याशा करता है जीने की, और उसको जैसे सुविधाएं कम हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी आयु भी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। अब देखो पहले के बुजुर्ग थे उनकी हम बात करें तो 100 या 90 अबव के भी अपने को मिलते हैं, बट अब हम देखते हैं तो ये आयु है वो धीरे धीरे क्या है हम मान लेते हैं। जैसे बुजुर्ग है ना, तो कहते हैं कि 101 की उसकी दादी है, परदादी है, ठीक है, वो 90 की है दादाजी उसके, बट अब धीरे धीरे क्या है ये लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, डाउन हो रहा है, ठीक है। किसी की मृत्यु होती है, अपने बात करते हैं कितने का था, 67 की, कोई बात नहीं करता है कि ठीक है बुजुर्ग, ठीक है, तो बुजुर्ग थे तो वो 100+ करके गए थे, परंतु जीवन प्रत्याशा दर ही ऐसी रह गई कि 60+ हो गया तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया है, इसलिए वो बुजुर्ग हो चुका है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ये क्या है, ये भी डाउन होती जा रही है। आगे हम वीडियो में देखेंगे, अपन क्या देखेंगे, तो अपन पहले वाले देख रहे हैं कि भी पहले कितनी थी और अब कितनी आ गई है, कोई अफसोस नहीं होता है 60-70 पर, और पहले ये 100 पर अफसोस व्यक्त करते थे। तो इस प्रकार से लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या है वो डाउन है। उसका कारण क्या है, आय के साधन नहीं है, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और आवश्यकता की आधारभूत आवश्यकता की भी उसको पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन होगा, ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी, स्वास्थ्य उसका कमज़ोर रहेगा, और उसके स्वास्थ्य जब कमज़ोर रहने लगता है तो धीरे धीरे वो डाउन चला जाता है, ठीक है। तो अपन ज़्यादा डिटेल में जाके ये निम्न जीवन स्तर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन है अनएम्प्लॉयमेंट, व्यापक बेरोजगारी। व्यापक बेरोजगारी, अब गवर्नमेंट के जो आंकड़े आते हैं उसमें तो किस प्रकार से बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो 10 करोड़ बेरोजगार है, 10 करोड़ बेरोजगार बताए हैं गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार, या इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो व्यापक बेरोजगारी आप देखने को आपको न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं कि युवाओं ने धरने किए हैं, ठीक है, ये प्लांट बंद कर दिया गया है, तो इस प्रकार से बेरोजगारी और बढ़ रही है। तो व्यापक बेरोजगारी भी एक समस्या है देश की, जो देश की मेन प्रॉब्लम्स है उसमें एक नंबर ये बेरोजगारी भी हम दे सकते हैं कि देश की मेजर प्रॉब्लम है, उसमें बेरोजगारी भी एक समस्या देखने को मिल रही है, जिससे गरीबी फैलती है, जीवन स्तर डाउन होता है। आय के साधन यदि नहीं मिलते हैं तो वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, रोटी कपड़ा मकान तक की उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, डाउन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निर्धनता की चक्रीय प्रक्रिया, सर्कुलर प्रोसेस ऑफ पुअर्टी। सर्कुलर प्रोसेस ऑफ पुअर्टी,
निर्धनता की चक्रीय प्रक्रिया। निर्धनता की चक्रीय प्रक्रिया का मतलब है कि जो लोग निर्धन है, गरीब है, वो और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, आप इसमें ऐसे बता सकते हो कि भाई एक किसान है, ठीक है, एक किसान है मिस्टर ए, उसके पास एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए फील्ड है, ठीक है, वो उस पर काम करता है और अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, अब उसके बाद उसके 3 पुत्र हैं, 1 2 और 3। तो ये जो एग्रीकल्चर वर्क करता था, उसके पास जो कृषि भूमि थी, उसके 3 डिवाइडेशन कर दिए गए। ठीक है, तो 3 डिवाइडेशन कर दिए गए। अब एक से आराम से वो काम करता था, उसका 3 है, तीनों के अलग परिवार है, तो इस प्रकार से डिवाइडेशन हो गया। अब डिवाइडेशन हो गया तो सर्कुलर, अब ये भी संपन्न नहीं है, तो ये कैसे संपन्न हो सकते हैं? ठीक है, ये अपना काम करते हैं, परंतु उसमें 3 में वही इनकम, मान लीजिए 10,000 एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, और अब आपको कहे कि वो 10,000 को 3 में डिवाइड कर दीजिए, तो गरीबी और व्यक्त होगी। फिर इनके भी मान लीजिए 2 होते हैं और हो गई, तो इस प्रकार से जो गरीब है वो क्या है, सर्कुलर घूमता जा रहा है गरीबी की तरफ ही, और वो उस परिवार के धीरे धीरे सर्कुलर इस प्रकार का घूमता है कि वो ऋण में, गरीबी के चक्कर में इस प्रकार फंसते हैं कि लास्ट में गरीबी में ही, एक कोटेशन लिखा हुआ है कि गरीबी में ही किसान गरीबी में ही जन्म लेता है, या गरीबी में ही जन्म लेता है और गरीबी में ही जीता है, गरीबी में ही मर जाता है। तो ये सर्कुलर प्रोसेस में आपको बताना है ये बात सभी। ठीक है, और एग्जाम्पल देते हुए बता सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि सामाजिक कुछ आप सामाजिक रीति रिवाज मान लीजिए या सामाजिक परंपराएं मान लीजिए, उसको भी उसको समाज में रहते हुए निर्वाह करना होता है, उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है, उसके पास और आय के साधन नहीं है, इसमें भी वो गरीबी में और गरीबी में आटा गीला जैसी स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से जो निर्धनता है वो चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट समस्या ये है, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर निम्न। हाई बर्थ एंड डेथ रेट। ऊंची जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो कहने का मतलब उच्च जन्म दर, मृत्यु दर कम। तो हम ये नहीं चाहते कि मृत्यु दर बढ़े, मृत्यु दर को हमने कंट्रोल किया है। ठीक है, मेडिकल लाइन का विकास हुआ है, इससे ही मृत्यु दर क्या हुई, कंट्रोल हुई। पहले मेडिकल लाइन का विकास नहीं था, इसलिए छोटी सी बीमारी होने पर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, इसलिए मृत्यु दर अधिक थी। अब चिकित्सा मेडिकल लाइन का काफी विकास हुआ है, इसलिए मृत्यु दर कम की गई है। परंतु हम चाहते हैं कि जन्म दर भी को भी कंट्रोल किया जाए, परंतु जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है, ये भी परसेंटेज इक्वल किया जाए, जिससे कि मतलब जन्म दर को भी कंट्रोल किया जाए, जिससे कि, परंतु ये उल्टा देखने को मिलता है, जिससे भी गरीबी फैलती है, बेरोजगारी फैलती है। जो सीमित साधन है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि साधन अपने पास सोर्स है वो सीमित है और डिस्ट्रीब्यूशन उसका जो जनसंख्या वो अधिक है, इसलिए प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके बाद स्टूडेंट आपको बताना है ओल्ड टेक्निक, पिछड़ी तकनीक। ओल्ड टेक्निक की प्रॉब्लम है इंडिया में देखने को, कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल उद्योग धंधे हैं उनके पीछे ही हम चलते जा रहे हैं, उसमें नवाचार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम परंपरागत में ही रहते हैं कि भी हमारे उनको ने ये उद्योग धंधे किए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जो मशीनरी जो पुरानी है या मशीनरी नहीं है, मैनुअल वर्क है, तो उसी को ही हम फॉलो करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम देखने को मिलता है। वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल बता दीजिए या फिर फाइनेंस मैन, तो प्रॉब्लम रहती है फाइनेंस की या कैपिटल की, पूंजी की प्रॉब्लम के कारण उद्योग धंधों में पुरानी मशीनरी यूज की जा रही है, नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा है। ये भी पिछड़ेपन का एक कारण है, गरीबी का कारण है, बेरोजगारी का कारण है, लिविंग स्टैंडर्ड डाउन का कारण है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट आप बता सकते हो लो लेवल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेंसिंग, बचत और पूंजी निर्माण की निम्न स्तर।
बचत और पूंजी निर्माण का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो पूंजी निर्माण, बचत, सेविंग कम है। सेविंग यदि बढ़ती है तो बैंकों के पास पैसा आता है, बैंक लोन इशू करती है, बैंक लोन इशू करती है तो जो भी रिक्वायर्ड है वो अपने लोन लेते हैं, उद्योग धंधे चलाते हैं, अर्निंग होती है, देश में फिर पैसा, देश के मार्केट में फिर पैसा आता है, वो रोटेट होता जाता है। और यदि सेविंग नहीं होती, बैंकों के पास भी सेविंग नहीं है, बचत नहीं हो, जमा नहीं हो पाती है तो वो लोन कम देते हैं। अब जब लोन कम देते हैं तो जिसको भी रिक्वायरमेंट है लोन की, वो उसको आवश्यकता है बट नहीं मिल पाता है तो अपने उद्योग धंधे नहीं कर पाता है, तो अपने जीडीपी में देश के विकास में योगदान नहीं दे पाता है। सीधा सही है तो योगदान नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार से सेविंग अपने यहाँ देखने को कम मिलती है, क्योंकि जो अर्निंग की सोर्स नहीं है, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, गरीब लोगों के पास वो सेविंग कहाँ से करेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी अपने को देखने वाली है। इससे भी देश में गरीबी व्याप्त है। पूंजी निर्माण की दर है वो भी कम है। जो हम इन्वेस्ट करते हैं उससे जो अर्निंग एक्चुअल में होनी चाहिए स्टूडेंट, वो नहीं हो पा रही है। ये पूंजी निर्माण की दर भी दूसरे देशों से हम कंपेयर करें तो काफ़ी लो है, मान लीजिए निम्न मान लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है बैकवर्ड सोशल कंडीशन, पिछड़ी सामाजिक दशाएं। हमारी सामाजिक दशाएं, समाज की जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनको हमें समाज में फॉलो करना होता है, उससे भी ऋण बढ़ता है। गरीब व्यक्ति है उसको भी सामाजिक परंपरा को निर्वाह करना पड़ेगा और उन सामाजिक परंपराओं के लिए उसको लोन लेना पड़ता है। ठीक है। और लोन लेना पड़ता है तो गरीबी में आटा गीला जैसी स्थिति होती है, उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बट सामाजिक जो परंपराएं हैं उसमें उसको पैसे लोन लेकर भी काम करना होगा, इससे भी गरीबी व्याप्त होती है। सामाजिक समस्याएं आप सबको पता है। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी ऋण। फॉरेन डेब्ट बहुत अधिक है। फॉरेन डेब्ट है इसलिए फॉरेन करेंसी जो भी आती है उसका पेमेंट हमें करना होता है। पेमेंट नहीं कर पाती है तो सरकार रीपेमेंट, इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट करना होता है। रीपेमेंट नहीं करके इंटरेस्ट एनुअली पेमेंट करती है। तो फॉरेन जितनी भी करेंसी आती है उसका बहुत बड़ा पार्ट हम फॉरेन डेब्ट, विदेशी ऋण को चुकाने में लगा देते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। ठीक है। जनता के जनहित में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने हैं वो अधूरे रह जाते हैं, वो ऑपरेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि फॉरेन करेंसी अपने पास नहीं होती है। फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा पार्ट हम इंटरेस्ट का पेमेंट करने में यूज कर लेते हैं। इसलिए जनहित की जो योजनाएं हैं वो हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आम गरीब जनता को इसका फ़ायदा नहीं होती है और उसको फ़ायदा नहीं होता है तो उसके लिए गरीबी और बढ़ जाती है। ठीक है। बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब जो आधारभूत सुविधाएं जिनको मिले तो आगे बढ़ सकता है, चिकित्सा की उसको सुविधा मिले, ठीक है, उसको शिक्षा की सुविधा मिले, ठीक है, उसको आधारभूत रहने की सुविधा मिले, ये सभी सरकार के द्वारा सुविधा मिले तो वो आगे बढ़ सकता है। सरकार प्रयास कर रही है बट जन आधिक्य को देखकर वो प्रयास बहुत ही कम देखने को है। ठीक है। क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, सरकार के जो साधन है वो लिमिट के हैं, इसलिए प्रॉपर साधन जो है वो टाइम पर नहीं मिल पाते हैं। सरकार की भी कुछ लिमिटेशन होती है, उस बजट में वो अपना काम करना चाहती है क्योंकि फॉरेन डेब्ट बहुत अधिक होते हैं, उनका भी उनको पेमेंट करना होता है। एटलीस्ट इंटरेस्ट का तो पेमेंट करना ही होता है एनुअली, आपको सभी को पता है। तो उनकी वो लाइबिलिटीज का पेमेंट करती है, उसके बाद जनहित की योजनाएं करती है। अपन जन आधिक्य बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण वो सभी की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पाती, ये भी उनके सामने एक समस्या रहती है। इसके बाद अकृषि भूमि। अकृषि भूमि जो कृषि योग्य भूमि बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ रेगिस्तान पहाड़ी क्षेत्र में कृषि नहीं के बराबर होती है। तो इस प्रकार की कृषि से भी जो अनएग्रीकल्चर जो लैंड है उसमें एग्रीकल्चर वर्क नहीं हो पाता है, इसलिए उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो वो देश के विकास में योगदान नहीं दे पाती है। तो ये अकृषिगत भूमि बहुत अधिक है।
ये अपने को इसमें बताना है। अब स्टूडेंट अपने को क्या करना है, संपन्नता के बीच, ये दो मेन पॉइंट है। अब अपने को निष्कर्ष बताना है कि ये जो समस्या है इसको किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है। तो आप ये मान लीजिए ए, बी और सी पॉइंट में आप डाल सकते हो, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी अमंग प्रोस्पेरिटीज। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी अमंग प्रोस्पेरिटीज। संपन्नता के बीच गरीबी की समस्या को हल करने के उपाय। संपन्नता के बीच गरीबी की समस्या को हल करने के उपाय। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी अमंग प्रोस्पेरिटीज। तो इसमें आप बताओगे कि क्या समाधान किया जाए कि ये समस्याएं दूर हो, देश भी संपन्न हो, देश के नागरिक भी संपन्न हो। तो ये जो समस्याएं हैं इसको आप रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद देश भी संपन्न रहेगा, आपका देश भी, इंडिया इज रिच कंट्री, धनी राष्ट्र रहेगा, तो उसके लोग भी धनी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। तो ये जो समस्याएं हैं इनको रिमूव कर दिया जाए, सरकार भी प्रयास करे और समाज भी प्रयास करे, तो ये समस्याएं दूर होगी तो आपका देश भी क्या है, धनी राष्ट्र है और उसके लोग भी धनी संपन्न होंगे। जैसे क्या लिखोगे इसमें, जैसे मैं एक दो पॉइंट ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और पॉइंट आपको ही लिखने हैं, जो प्रॉब्लम है इसको रिमूव करना है, इसलिए आप अपने माइंड से प्रॉब्लम क्रिएट करो और पॉइंट्स क्रिएट करोगे। तो इसमें जैसे आप लिख सकते हो, मैक्सिमम यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड सिटीज, research of new sources, end of poverty and unemployment, end of inequality in income। ये सभी पॉइंट्स इसमें अपने को बताने हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का विकास उपयोग किया जाए, मानवीय संसाधनों का उपयोग किया जाए, ठीक है। गांव और शहरों को समन्वित विकास किया जाए, नए साधनों का उद्योगों की खोज की जाए, निर्धनता बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। ये सभी स्टूडेंट अपने को बताने हैं पॉइंट्स। इससे देश भी संपन्न होगा और देश के नागरिक भी संपन्न होंगे। थैंक्स।